हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, मिशन शिक्षक भर्ती हिंदी को डिस्कस करेंगे। अब नौकरी होगी एकदम पक्की। जी हाँ दोस्तों, आपका भरोसा, आपका साथ और विश्वास बना रहेगा तो अवश्य ही हमें आत्मबल मिलेगा और उत्साह बढ़ेगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपकी सफलता के मापदंडों में से एक बनकर हम भी सम्मिलित हों। तो चलिए दोस्तों, हम मिशन शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज हिंदी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको डिस्कस करेंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले 25 से 20 मिनट में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चंस ही ना समझिएगा, इसको कॉन्सेप्ट भी समझकर चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब आप लोग दोस्तों क्या समझते हैं? तद्भव क्या होता है? एक प्रकार से देहाती शब्द होता है। वो क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा का शब्द होता है। जबकि तत्सम क्या है? उसका परिष्कृत रूप होता है और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का शब्द होता है। या कह लें कि उसमें क्या है कि वो एक परिष्कृत टाइप की भाषा रहेगी, ठीक है। और वो बोलचाल वाली लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो संस्कृत से डायरेक्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा आई हुई है, तो उसी के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तत्भव जो देखें तो यहाँ पे नाथ, प्रभु, त्रिकुटी, ये सब ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं? तत्सम हैं, ठीक है। लेकिन जो ये खेत है, ये एक प्रकार का देहाती शब्द है। देहाती या कह लें आम बोलचाल का इस तरह का शब्द है। तो तद्भव शब्द तत्सम में इस प्रकार से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं खेत के तत्सम की बात करूं, इसके शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप, प्यूरिफाइड रूप, अपग्रेडेड वर्जन की बात करूं, तो क्षेत्र होता है। खेत का क्या होता है? क्षेत्र। ये तत्सम होता है और ये खेत क्या है? तद्भव है, ठीक है। जैसे प्रभु का प्रभु, भगवान, तो ये सब क्या है? तद्भव है। नाथ का मतलब त्रिकुटी, ये सब क्या है? तत्सम। थोड़ा अपने आप में क्या है, ये बड़े सुनहरे या बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये खेत एक प्रकार से क्या है, इसमें बहुत अच्छा भाव नहीं आ रहा। तो आप लोग समझ सकते हैं तद्भव तत्सम में किस प्रकार से ट्रिकी अप्रोच के तहत आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों, अगला शब्द है, देहाती भाषा की बात हुई तो यहाँ पर देशज शब्द है। तो देशज को यहाँ पर आपको पहचानना है। लाश, पतलून, औरत, धड़ाम। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जो धड़ाम शब्द है वो देशज है। पतलून पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ पर धड़ाम क्या है? धड़ाम को मैं अगर कहूँ तो ये दोस्तों क्या है? देशज है। धड़ाम आपका देशज है। जबकि ये जो पतलून है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पतलून किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है। जबकि लाश की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो लाश क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगर औरत की बात करें तो औरत आपका दोस्तों, औरत जो है वो अरबी भाषा का। एक क्वेश्चन लेकिन 4 कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुए। लाश क्या है? तुर्की भाषा का। पतलून, पासे पतलून, पासे पुर्तगाली, पुर्तगाली। धड़ाम क्या है? ये देशज शब्द है। आसे औरत और आसे अरबी, अरबी भाषा। तो आप इनको कंठस्थ कर लें, ठीक है। आसे अरबी, आसे औरत। तो औरत क्या है? अरबी भाषा का। लासे लाश, लाश क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। ये थोड़ा सा अलग है, ट्रिक से नहीं जुड़ पा रहा, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें कहूँगा तो वो थोड़ी सी वो हो जाएंगी। तुर्क क्या होते थे? वो कत्ले आम करते थे, लाशें बिछा दिया करते थे। तुर्क जो, समझ सकते हैं, पहले तुर्कियों ने आक्रमण किया था, तो इस प्रकार से तुर्क लाश बिछाते थे। तो तुर्की भाषा का शब्द है लाश, ठीक है। और फिर इसके बाद पतलून, पासे पतलून और पासे पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाली भाषा का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका मतलब होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। कोई अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है,
एक प्रकार से छछूंदर कौन सी योग्यता रखती है? अगर उसके सिर पर आप चमेली का तेल रख दोगे या चमेली की चंपी करोगे तो ये कितना अतार्किक है। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगाना। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ हो गया। अब ऋग्वेद का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऋक धन वेद, ये ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऋक धन वेद। तो ये आपका ए ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर नियमानुसार कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, और व्यंजन संधि का ये रूल कहता है कि जब का, च, ट, त, प वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण आए या यारा लावा या फिर कोई स्वर का, च, ट, त, प के अंतर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः ग, ज, द, बा, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो यहाँ पर का आया है, ऋक और वा आया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस प्रकार से ये काम हुआ है कि ये ऋग्वेद बन गया है। ठीक है, अब हम आप बीती शब्द में समास की बात करेंगे कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप बीती में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए, तत्पुरुष समास किस वजह से है? क्योंकि अधिकरण कारक के चिन्ह में पर के लोप होने से समास में अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप में बीती, आप बीती का मतलब अपने आप में जो बीती है वो आप बीती है। आप में बीती आप बीती है, अपने में जो बीती है वो आप बीती है। तो इसलिए में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम है, और यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। देशाटन, देश का आटन, देश में आटन। तीर्थाटन, तीर्थों में आटन। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो इस प्रकार से आपको तत्पुरुष समास यहाँ पे बता देना है। द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है? जैसे माता पिता, ठीक है, में क्या हो जाता है? यहाँ पर योजक चिन्ह जहाँ पे आए वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। द्विग समास की बात करें, द्विग समास संख्यावाची होता है। संख्या, जहाँ पे संख्या शब्द आए वहाँ पर द्विग समास होगा। ठीक है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में कायदे से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अभी रिसेंट ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, घोंसले में चिड़िया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्योंकि अधिकरण जहाँ में पर आए, में पर पे हो, कारक चिन्ह है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। तो घोंसले में चिड़िया, तो अधिकरण कारक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दोस्तों है कि गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब देखने वाली बात है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद किसमें सीमित हैं। संसार के सारे वाद दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं आज के टाइम में। ठीक है, हर एक बात में पॉलिटिक्स घुसेड़ दी जाती है। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है?
गांधीवाद का आधार दोस्तों इसमें किसे बताया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों गांधीवाद का जो आधार है वो राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है कि ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को बताया गया है। इसको बताया गया है ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। और कहाँ पर मैंने देखा था, मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? नवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर कनुप्रिया की अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार दोस्तों धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। अगर यहाँ पर नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन की रचनाएं सतरंगे पंखों वाली, युगधारा और अपने खेत में, ये नागार्जुन की हैं। भगवती चरण वर्मा की रचना की बात करें स्मृति कर्ण, बसंतोत्सव। रांगे राघव की अगर हम बात करें ए ऑप्शन, तो यहाँ पर रांगे राघव की जो रचनाएं हैं वो नास्तिक है, श्रमिक है, डायन है और सरकार है। तो कनुप्रिया स्पेशली आप याद रखें, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आई थिंक 12 मिनट तो हमने 9 क्वेश्चन में ही गंवा दिए हैं, लेकिन कम से कम हमने कई सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। अब चलिए 10वां क्वेश्चन लेते हैं कि प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर की यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार के लिपि चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु कुछ वैदिक भाषा जैसे संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए हिंदी के 3 अंक के आधार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो प्लुत स्वरों के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 को 3 जहाँ पे बने तो ये ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला वाला करेक्ट है। ओम इस तरह औम लिखा है, ओम लिखा है, लेकिन ये नहीं, जहाँ पर 3 को 3 बने वहाँ पर प्लुत स्वर होगा। कोई खास चिन्ह नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा के आधार पर 3 अंक के आकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों चित्राहट जो दिखी है वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण को लेकर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मधुशाला आई थी। मधुशाला मैं यहाँ पर कोड भी कर देता हूँ। मधुशाला आपकी कब आई है? 1935 में। ठीक है, मधुशाला के बाद मधुबाला, मधुबाला भाई, मधुशाला में मधुबाला आई, तो मधुबाला आई 1936 में। 35 में मधुशाला मतलब एक कमरा बना। ठीक है, फिर उसमें गई मधुबाला 1936 में, और फिर मधुबाला ने क्या उसमें लगाया? एक कलश रख दिया, तो क्या आ गया? मधुकलश। ठीक है, मधुकलश कब आई? 1937 में। और फिर इसके बाद निमंत्रण हो गया भाई सबको कि आओ भाई, खाओ पियो मज़ा करो। तो 1938 में क्या आया? निशा निमंत्रण। ठीक है, तो मधुबाला सबसे पहले क्या है? मधुशाला, नॉट मधुबाला। मधुशाला होगी तो उसमें मधुबाला जाएगी, मधुबाला जाएगी तो मधुकलश करेगी, और मधुकलश फिर करके मतलब कलशा रख के वो सबको निमंत्रण देगी कि आइए सब लोग खाइए पिए एंजॉय करिए, अपने अपने घर जाइए। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये चारों जो है इसका घटनाक्रम है 1935, 36, 37, 38। ये 35 में आई है, ये 36 में आई, ये 37 में आई और ये 38 में आई। तो ये प्रकाशन वर्ष हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सुमेल कीजिए। यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ है? काशी नागरी प्रचारणी सभा
ये कब, और राष्ट्रीय प्रचार समिति। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ये 1910 में हुआ है, और अगर काशी नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो ये दोस्तों क्या हुआ है, 1893 में हुआ है, ये एकदम सही है। लेकिन राष्ट्रीय प्रचार समिति की बात करें तो ये 1918 में ना होके ये 1936 में हुआ है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना या वर्धा की स्थापना 1936 में हुई। ठीक है, तो इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा और इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास की अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये एक दोस्तों खंड काव्य है। निराला जी के अन्य काव्यों में क्या है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जो रचना है वो तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो अन्या से अनन्या ये आत्मकथा दोस्तों प्रभा खेतान की है। किसकी? प्रभा खेतान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हो हम पानी हैं, ये किसका वाक्य है दोस्तों? 15वें क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोस्तों रैदास की जो है स्टेटमेंट है। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का वाक्य है। रैदास की रचनाएं हैं तो रैदास के दोहे, अब कुछ मरम बिचारा, गाई गाई अब का कहीं गाऊं, ये सभी जो है रैदास की रचनाएं हैं। ठीक है, 16-17 के सही विकल्प आपको देने हैं। यहाँ पर दोस्तों वर्दंत की पंगति, कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इसमें जो है श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है कि करुण रस है, आपको फटाफट दोस्तों यहाँ पर क्लियर करना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो उपर्युक्त काव्य में आपका वात्सल्य रस है। श्रृंगार रस यहाँ पर कोई प्रेमिका प्रेमी का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है, प्रेम दर्शाया जा रहा है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं तथा शिष्यों के प्रति प्रेम आदि स्नेह कहलाता है, और यही स्नेह भाव वात्सल्य रस कहलाता है। यहाँ पर प्रेम ही है। घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। यहाँ पर वात्सल्य झनक रहा है, झलझला रहा है, तो वात्सल्य रस हो जाएगा। चलिए, उपर्युक्त पद्य किस कवि का है? यहाँ पर कवि की बात करें तो यहाँ पर फ्री का नंबर हो गया, निछावर प्राण करें तुलसी। अब यहाँ पर तुलसीदास प्राण निछावर कर रहे हैं तो भाई इन्हीं की रचना होंगी। यहाँ पर सूरदास, कबीरदास, जायसी कबीर का सवाल ही नहीं, जायसी सूरदास नहीं है, यहाँ पर तुलसीदास हैं। कवि कौन है? तुलसीदास हैं। चलिए, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर सा की बात करें तो दंत्य, चा की कंठ, और खटकोड़ वाला सा तो ये तालव्य, और सा मूर्धन्य सलजम वाला सा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन है ऋतुलशा नाम दंता, तो यहाँ पर जो ये सरौता वाला सा है इसमें दंत्य हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है, इचु यसा नाम तालु होता है, और ऋतु रसाणा मूर्धा होता है, और लितु लसा नाम यहाँ पर दंता होता है। तो री और ला और जो ता वर्ग है, सॉरी हाँ, ता वर्ग, ता था दाधा ना और ला सा, ये सब क्या है? दंत हैं।
चलिए इसको मैं व्याकरण जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा संयुक्त व्यंजन है, एकदम सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, ये दोस्तों भी सही है। और दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये एकदम गलत है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और दो महाप्राण आप एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग कंठ वर्ण है। अकुह विसर्गजनीया नाम कंठः, छा संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। लेकिन यहाँ पर डी गलत है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पर दोस्तों बात करें तो लड़के शब्द बहुवचन नहीं होगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में ये जो है बहुवचन अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है? लड़के बहुवचन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लौंडा क्या है? एक ही है, मेरे लड़के ने। मेरे तमाम 50 लड़कों ने नहीं, मेरे लड़के ने, तो यहाँ पे बहुवचन नहीं है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है, सब सही है, लेकिन बहुवचन नहीं है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कर्ते वाच्य होगा, कोई भाव तो है नहीं। ठीक है, देखिए जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, राम आम खाता है, राम क्या है? यहाँ पर कर्ता है, और आम खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य। चलिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या है यहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। और यहाँ पर एक शब्द कौन सा आया हुआ है? पानी शब्द का प्रयोग यहाँ पर 3 अर्थों में हुआ है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का प्रयोग मोती के लिए, पानी का प्रयोग मानस के लिए, और पानी का प्रयोग चून के लिए। देखिए, पानी चमक यानी कि मोती के संदर्भ में यहाँ पे हुआ है, और पानी मनुष्य के संदर्भ में इज्जत प्रतिष्ठा है, और चूने के संबंध में भी है यहाँ पर। ठीक है, बिना पानी के यहाँ सब सूना हो जाता है। आदमी का पानी चला गया, मोती का पानी चला गया, चूना का पानी चला गया, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो श्लेष अलंकार। कौन सा शुद्ध शब्द है? चांद, आंख, अंक और अंगना। शुद्ध शब्द की बात करें तो यहाँ पर अंगना है। ठीक है, अंगना शब्द की वर्तनी सही है, और जो अंक है ये अंक इस तरह लिखा जाएगा। चांद है, इसमें चंद्रबिंदी लगेगी, ये चांद होगा। आँख है दोस्तों, तो ये आँख, इसमें भी चंद्रबिंदी रहेगी। ठीक है, तो ये आँख हो जाएगा। आँख, चांद, अंक और अंगना। अंगना यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है। कौन सी वर्तनी सही है? सन्निधि में देखें कौन सा है यहाँ पर? सन्निधि दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छोटी धी होगा, और आधा ना पूरा ना में छोटी ई की मात्रा, सन्निधि। ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए 25वां क्वेश्चन लेते हैं।
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की अगर हम सफलता की बात करें तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सफलता किस पर निर्भर करेगी? समस्याओं के कारणों की सही पहचान। रेमेडियल टीचिंग मतलब समझते हैं, उपचारात्मक शिक्षण वह उत्तम शिक्षण है जो छात्र को उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है तथा उनकी कमजोरी को दूर करके अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। ठीक है, यहाँ पर उसके समस्या क्यों हुई है, उसके कारण की अगर सही पहचान कर ली तो आपने रेमेडियल टीचिंग कर ली। ठीक है, यही उपचारात्मक शिक्षण है। उपचार में मतलब क्या है कि आपको बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है, उसका पता लगाएं। ये नहीं कि बस दवाई ठोंक के बराबर कर दिया। मतलब उसको क्या होना चाहिए, उसकी रोग की उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी समस्या का क्या कारण है, अगर उसको सही ढंग से पहचान लिया तो वही दवा हो जाएगी, तो वही उपचार हो जाएगा। ठीक है, अब प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो दोस्तों नियोजन है ये समानार्थी नहीं है। प्रयोजन का मतलब होता है कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है, मतलब ध्येय क्या है, अभिप्राय क्या है, लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद ये प्रयोजन है, लेकिन नियोजन ये अलग सा शब्द है। तो इस वजह से ये नियोजन का मतलब क्या होता है, नियुक्ति या तैनाती से होता है, इस वजह से ये समानार्थी नहीं है, डिफरेंट हो गया। चलिए, रिजु शब्द का विलोम क्या होता है? रिजु मतलब सीधा, तो रिजु का वक्र हो जाएगा सीधे से, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरल, सीधा, त्रिकोण। सीधा का मतलब उल्टा, त्रिकोण का षटकोण और सरल का कठिन, उल्टा। निम्नलिखित विकल्पों से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो जो यहाँ पर ढाई है ये पूर्णांक बोधक होता है, ना कि अपूर्णांक बोधक। यहाँ पर पूर्णांक बोधक है ढाई। ठीक है, ढाई पूर्णांक बोधक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये अशुद्ध है, ये गलत है। यहाँ पर ये ढाई क्या है, पूर्णांक बोधक है, लेकिन यहाँ पर अपूर्णांक बोधक लिखा है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, दूसरा क्रमवाचक है। भाई क्रम से आ रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बन रहा है। वह नौकर कोई इसमें विशेषण नहीं है। काला नौकर या भगौड़ा नौकर या बकलोल नौकर या चालाक नौकर, तो ये विशेषण है उसमें, लेकिन वह नौकर, यह नौकर में कौन सा विशेषण है? 26 भी पूर्णांक बोधक है, इसमें एक मतलब इंटीजर है इसमें, 26, 25, 26 ये पूर्णांक है। ठीक है इसमें, और ये ढाई में क्या है, ये अपूर्णांक बोधक नहीं, ये भी पूर्णांक है। ढाई, ढाई का मतलब 2 सही 1/2। ठीक है, या 2.5। चलिए अगला क्वेश्चन 29 लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, तो इसमें पर्सनल बात हो रही है कि आप भले हैं तो जग भला है, आप अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है। हर आदमी अगर अपने आप को अच्छा कर ले तो संसार बढ़िया हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सेशन का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, संतान, सरसों, चील। तो इसमें बताएं फटाफट। सरसों जो शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग है, ठीक है, जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग है। तुमने कढ़ी खाई, तुमने, तुम्हारी संतान, तुम्हारी कितनी संतानें हैं, ठीक है, चील उड़ती है, ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि सरसों खाया जाता है, बोया जाता है, पकाया जाता है, सरसों की पेराई होती है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट डिस्कस किए हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। क्या इसी प्रकार के जो
एलोबरेटिव क्वेश्चन हैं वो आपको लाए जाएं, बिल्कुल इसकी प्रतिक्रिया भी दें। और चैनल पर नए हैं तो विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे आगे से अगर हम मिशन शिक्षक भर्ती टैगलाइन का प्रयोग करते हुए वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो दिखे भी और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।